हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो आप सभी को पता है हम कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, खगोल विज्ञान कर रहे हैं और अभी तक हमने आपको 7 लेक्चर करवा दिए हैं और आज हम करवाने वाले हैं आपका 8वां लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसमें हम आपको बताने वाले हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। जी हाँ, आपको बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है इसको जब तक आप नहीं समझ नहीं पाओगे तब तक यूपीएससी के सिलेबस में जो आगे का जो सिलेबस है, क्योंकि ये बेस है। अगर आपको जितने भी मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूं ना एस्ट्रोनॉमी में, ये यूपीएससी के सिलेबस के बेस हैं, कोर सब्जेक्ट हैं। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये बेस क्लियर नहीं होगा ना तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी भी समझ में नहीं आने वाला है, ना क्लाइमेटोलॉजी समझ में आने वाला है और ना ही आपको ओशियोनोग्राफी समझ में आने वाला है। तो जो सिलेबस है वो भी हम आपको बहुत जल्दी कवर कराएंगे, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी को हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और ताकि हम आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस फ्री में अवेलेबल करवा सके। ठीक है ना दोस्तों? तो सबसे पहला जो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, जो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस है, उसमें हम करवाएंगे जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान। ये पहला विषय होगा जिसमें हम आपको 10 से 12 टॉपिक करवाएंगे और उनसे ही हमारे मेंस में और प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, वो तो बाद की चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल इस लेक्चर को कंप्लीट करते हुए हम समझते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो गतियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन पृथ्वी की गतियों को समझने से पहले आपको थोड़ा ये समझना होगा कि जो हमारी पृथ्वी आप लोगों को दिखाई दे रही है, मैं आपको हमारी पृथ्वी की आकृति दिखाना चाहता हूं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो आपको पृथ्वी की आकृति जो गोल नजर आ रही है ना, एक्चुअल में आप देखोगे तो हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पे कहीं समुद्र हैं, तो कहीं गड्ढे हैं, तो कहीं पर हमारे पर्वतें हैं, यानी पर्वत हैं, है ना? है, यानी कि गर्त भी आपको दिखाई देंगी, गड्ढे भी आपको दिखाई देंगे और आपको पर्वतमालाएं भी दिखाई देंगी। तो अगर आप हमारी पृथ्वी को आप देखें तो मतलब एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर्वत हैं तो ये इस तरह करती ऐसी करके होगी, और कहीं पर गड्ढे हैं तो वो इस तरह करती ऐसी होगी, और कहीं पर अगर समुद्र हैं तो वो इस तरह करती हमारी लगभग ऐसी होगी, और ऐसी कहीं समतल मैदान है तो वो ऐसी होगी, और कोई हमारा पर्वत है तो ऐसे करके होगा। आसान भाषा में देखें तो अगर आप इनको अगर एक शेप दो ना, इनको अगर आप एक शेप दो तो आपको नहीं लग रहा कि हमारी पृथ्वी कहीं उबड़ खाबड़ दिखाई दे रही है, और एक्चुअल में हमारी पृथ्वी उबड़ खाबड़ ही है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमारी ये जो जियोड आकृति है ना, इस पर एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ की गई है। ध्यान रखिएगा कि हमारी पृथ्वी का जो आकृति है वो कैसे, जियोड के आकार की एक आकृति है। जियोड कैसा होता है? तो जियोड ऐसा होता है, ज्यामिति में ऐसा कोई चित्र ही नहीं होता। ये बिल्कुल एक स्पेशल चित्र है, यानी कि जो ध्रुवों से धसी हुई है अंदर की ओर, और जो हमारा इनका विषुवत व्रत है, यहां से इसमें उभार आया हुआ है, यानी कि पृथ्वी का जो बीच का सेंटर है उसमें उभार आया हुआ है, जबकि जो ध्रुव का सेंटर है उसमें क्या है, दबाव आया हुआ है। यानी कि ये ध्रुवों की ओर से तो धसी हुई है और हमारे विषुवत व्रत पर इसकी कमर निकली हुई है। ऐसे करके आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हमारी पृथ्वी की आकृति है। आपने एप्पल देखा, एप्पल, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा अगर आप ऑरेंज देखो, संतरा देखो, तो संतरे के जैसी बिल्कुल आकृति है हमारी पृथ्वी की कि वो ध्रुवों से क्या रहता है, धसा हुआ, और बीच से कैसा रहता है, निकला हुआ। तो संतरे के जैसी आकृति आप मान सकते हैं हमारी पृथ्वी की। लेकिन हमने जो ग्लोब ड्रॉ किया है, हमने एक सारी की सारी जितनी भी स्थलाकृति हैं, कोई ऊंची है कोई नीची है, उसमें हमने क्या कर लिया है, एक काल्पनिक रेखा ऐसे करके ड्रॉ कर दी है। एक ड्रॉ कर दी है एक सामान्य या फिर औसत ऊंचाई लेकर, यानी कि औसत ऊंचाई के आधार पर जो हमने ड्रॉ किया है चित्र, इसी के आधार पर हम कहते हैं कि ये हमारी पृथ्वी लगभग ऐसी दिखाई देती होगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? लेकिन एक्चुअल में हमारी पृथ्वी ऐसे आकार की नहीं है, जियोड के आकार की है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसी से संबंधित एक चीज कि अगर आप ध्रुवों पर ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ना, यहाँ की दूरी मापोगे आप, ध्रुवों से अगर अक्षांश रेखाओं की अगर आप दूरी मापोगे, जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये आने वाली वीडियो में हम अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है ना? इतना काफी रहेगा कि यहां से लेके यहां तक की दूरी ध्रुवों पर कितनी है, ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी है लगभग 12,714 किलोमीटर। कितनी है? 12,714 किलोमीटर। जबकि विषुवत व्रत पर यहां पर ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी देखोगे ना आप, तो 12,714
56 किलोमीटर की दूरी है। आप यहां पर देखिए, यहां पर जो दूरी बन रही है लगभग ऐसे नहीं लग रही है आपको, तो यहां पर ये ऐसे करके शेप, तो ऊपर वाली दूरी क्या है कम और नीचे वाली दूरी क्या है अधिक, यानी कि यहां से अगर यहां तक देखोगे ना आप तो 42 किलोमीटर की दूरी का अंतर आ रहा है। तो ऐसे आकार या ऐसे शेप की आकृति हमारी क्या पृथ्वी की, ठीक है ना। चलिए साथ ही हम आपको बता देते कि पृथ्वी का एक झुकाव भी है। हमारी जो पृथ्वी आप देख रहे हो ना, हमारी पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव हैं ये ऐसे नहीं है, हमारी पृथ्वी ये अपने अक्ष पर कितनी है आप देखिए जरा, इनके ध्रुवों का झुकाव है ना, है, यानी कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर सॉरी जो अक्ष है, यानी कि इसको कहते हैं अक्ष, यानी कि जिसके बीच से निकल रहा है सेंटर पॉइंट, इसके अक्ष से कितने दूरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर। जी हाँ, ये आपका 23.5 डिग्री पर इसका झुकाव है, यानी कि ये 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। लेकिन इसका तल देखोगे ना, तलीय झुकाव, यानी कि इसके पृथ्वी के अगर आप तल को देखो तो तलीय झुकाव है इसका कितना 66.5 डिग्री। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो ये प्रदीप्त वृत्त, इसके द्वारा हम आपको समझाएंगे कि जो प्रदीप्त वृत्त होता है ना, इसको क्या कहते हैं कि पृथ्वी को बराबर अगर 2 भागों से बांटना हो तो उसको 2 भागों से बांटने के लिए काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अगर आप ऐसे करके काट लेते हैं ना पृथ्वी को, यानी कि पृथ्वी को, अगर ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को मैं बीचों बीच से ऐसे करके डिवाइड करूं, तो जो डिवाइड करने वाली रेखा है तो देखिए कितने डिग्री का एंगल बना देगी, 90 डिग्री का एंगल बना देगी ना। अगर ये पूरा का पूरा मैं एंगल देखूं तो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन इसमें भी अगर मैं इसका ये वाला झुकाव देखूं ना तो ये कितना है, ये तो हो गया इसका अक्षय झुकाव पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुव ये रहे और पृथ्वी का ये अक्षय झुकाव, ध्रुवों के बीच से इसका अक्षय झुकाव देखोगे तो 23.5 डिग्री है। जबकि यहां से इसका तलीय झुकाव देखोगे, ये इसका तल है, इसका क्या है ये तल, तो इसके तलीय झुकाव देखोगे तो 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, अरे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो। आसान भाषा में देखो, पूरा का पूरा यहां से यहां तक का कोण कितने का है 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का कोण है तो जब पृथ्वी का इतना अक्षय झुकाव 23.5 डिग्री है तो 90 डिग्री में बचा कितना 66.5 डिग्री बचा ना, तो 66.5 डिग्री हमारा तलीय झुकाव होगा। लेकिन ये एसएससी वगैरह, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि पृथ्वी का तलीय झुकाव कितना है, कितने डिग्री हमारा मतलब झुकाव है तलीय, और वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है। तो अक्ष पर 23.5 और तल पे आपका 66.5 डिग्री पर ही हमारा इसका झुकाव है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल जो टॉपिक है हमारा पहला, कि पृथ्वी की जो गतियां हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो पृथ्वी की गतियां हैं हमारा 2 प्रकार की। जी हां, 2 प्रकार की गतियां हैं दोस्तों। पहला है हमारा घूर्णन गति। घूर्णन गति मैंने आपको चंद्रमा से रिलेटेड भी पहले समझाई थी, लेकिन आप पृथ्वी की घूर्णन गति को आप ऐसे समझ सकते हो कि पृथ्वी एक ही स्थान पर ऐसे करके है और एक ही स्थान पर होते हुए ये अपना क्या कर रही है, अपनी कीली पर या अपनी धुरी पर घूम रही है। कैसे, जैसे हमारा पंखा है तो पंखा लटका रहता है एक ही स्थान पर और बिना हिले डुले वहीं पर घूमता रहता है। लट्टू देखा है, लट्टू, तो लट्टू को भी हम क्या करेंगे, अगर चलाते हैं ना, घुमाते हैं, तो लट्टू भी हमारा ऐसे करके अपनी कीली पर घूमता रहता है। तो अपने घूर्णन गति ये करती है अपनी कीली पर, यानी कि जब पृथ्वी अपनी कीली पर या अपनी धुरी पर एक जगह स्थिर रह के चक्र लगाती है पश्चिम से पूर्व की साइड, तो ये भी समझ लीजिएगा हमारी जो पृथ्वी है ना, ये क्या करती है पश्चिम से पूरब की ओर, ये पश्चिम है तो यहां से इधर की ओर घूमेगी पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसीलिए जो सूर्य उदय है वो किधर होता है, पूरब में होता है। अगर बाय चांस मेरे पास ऐसी शक्तियां आ जाएं कि अगर मैं पृथ्वी का क्या कर दूं, पृथ्वी का घूर्णन परिवर्तित कर दूं और पूरब से पश्चिम की ओर कर दूं, तो फिर हमारे जो सूरज है वो किधर की ओर निकलेगा, पश्चिम दिशा से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। देख रहे हैं कितने हेरफेर हो सकते हैं, ये ताकत होती है थ्योरीज की। चलिए, और नियमों की, आप लोग भी अपने जीवन में नियम लेके आइए। आपको पता है आईएएस के बनने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है हमारा क्या, नियमावली। अगर आप नियमों को फॉलो नहीं करोगे ना, आप अनुशासन में नहीं रहोगे ना, आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना, तो आप आईएएस हो सकता है ना बनो। क्यों? क्योंकि जब आईएएस आपने सोच लिया ना आईएएस बनने का, तो आईएएस की ट्रेनिंग आपका इंटरव्यू के बाद नहीं होने वाली है, सिलेक्शन के बाद नहीं होने वाली है। आईएएस की ट्रेनिंग तो बेटा जी जिस दिन से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो?
मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आसान भाषा में कहीं तो देखो, जिस दिन हमने आईएएस का सोच लिया ना, तो उस दिन हमको रूल और रेगुलेशन बनाने होते हैं, क्योंकि एक आईएएस रूल और रेगुलेशन के आधार पर ही तो काम करता है आगे चल के एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए वो आगे का डिस्कशन कभी कर देंगे और आपको काफी सारी डिटेल हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल ये हमारा घूर्णन गति समझ में आया कि घूर्णन गति कैसी है, अपनी किली पर घूमती है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ये गति पूरी करती है। तो ये गति पूरा चक्र जो लगाती है ये कितने घंटे में, देखिए जरा, यहां से स्टार्ट हुआ घूमना और ऐसे करके इसने क्या करा, अपना एक पूरा का पूरा चक्कर लगाया। कितनी देर में, 24 घंटे में। जी हाँ, सामान्यतः आप जानते हैं 24 घंटे में पृथ्वी घूर्णन गति को पूरा करती है, एक घूर्णन को, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में जब आप देखेंगे ना तो 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में ये अपनी घूर्णन गति को पूरा करती है। एक्चुअल टाइमिंग ये है और नॉर्मली एवरेज यानी कि हम औसत बोल लेते इतना। चलिए, इसी से हमारा दिन रात बनते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये हमारा सूरज है, ये हमारा क्या है, सूरज। मैं ऐसे करके बना देता हूं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, सूरज, और ये हमारा पृथ्वी थी। तो पृथ्वी ऐसे करके घूमेगी ना, तो मान लीजिए पृथ्वी का एक हिस्से पर ही तो सूरज की रोशनी पड़ रही है यहां पर, तो यहां पर जो रोशनी पड़ रही है यहां पर क्या हो जाएगा, दिन, और जहां रोशनी नहीं पड़ रही वहां पर क्या हो जाएगा, रात। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या कह रहा हूं मैं? अरे जरा यहां समझने का प्रयास कीजिए ना यार, कि ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूरज के साइड है, तो यहां रोशनी पड़ी तो यहीं पर तो लाइट होगी, तो जहां लाइट है वहां दिन हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मान लीजिए घूम भी तो रही है, तो धीरे धीरे ये रात वाला भी तो चक्र यहां पर आएगा और घूमते घूमते क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर हमारा ये जो रात वाला हिस्सा है ये भी दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के एक हिस्से पे तो दिन रहता है और एक हिस्से पे रात रहती है, और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी से हवाएं, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को बंद कर दिया जाए ना, अद्भुत नजारा होगा। हो सकता है जो आप पानी देख रहे हैं ना महासागर के अंदर, नदियों में, हो सकता है इनमें भी ठहराव की स्थिति पैदा हो जाए। दूसरा, पृथ्वी पर जो हवा चलते हुए आप देखते हो ना, आंधी तूफान जितने भी आते हुए देखते हो सकता है इनमें भी परिवर्तन हो जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोरियोलिस जो बल है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाला जो कोरियोलिस बल है हवाओं को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो हो सकता है हवाओं की दिशाएं बदल जाएं, हो सकता है हवाएं स्थिर हो जाएं। लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस समय जो हवाओं को गति दे रहा है ना, कि हवा चल रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, और इसी से उत्पन्न होता है कोरियोलिस बल, और साथ में ज्वार भाटा। इसको तो हम ओशियोनोग्राफी में ना आराम से कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन देखिएगा फिलहाल ज्वार भाटा को ऐसे समझ लीजिएगा कि समुद्र का जो जल है ना उसमें गतियां होती रहती हैं। एक गति होती है ज्वार भाटा की, यानी कि समुद्र के जल का उठना और गिरना, यही कह रहा था हमारा ज्वार भाटा। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन आने वाले चैप्टर में। चलिए, आई होप आपको घूर्णन गति और इससे संबंधित सारी घटनाएं समझ में आ गई होंगी। तो आप ये देख रहे हैं दिन रात किससे बदलते हैं, दिन रात जो परिवर्तन आता है ना, कि दिन और रात बनते कैसे हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण बनते हैं। अब देख लेते हैं जो परिक्रमा गति होती है ये क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि परिक्रमा गति का मतलब होता है, अगर पुरानी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है ना तो वो जरूर देखें यार, क्योंकि उसके बिना आपको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये अपनी केली पर तो घूम ही रही है, घूर्णन गति तो कर रही है, साथ में मान लीजिए सूरज है, यहाँ पर क्या है, सूरज है। ये सूरज के भी चारों ओर चक्कर लगा रही है ऐसे करके अपनी किली पर घूमते हुए, ऐसे करके, ठीक है ना। तो सूरज के जब ये चारों ओर घूमती है ना, इसी को कहते हैं परिक्रमा गति। ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो आपने शादी देखी है, शादी में जब मंडप में दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं, फेरे ले रहे होते हैं, तो वो परिक्रमा ही तो करते हैं उस मंडप की, समझ रहे हो, उसकी परिक्रमा ही तो करते हैं। उसी मंडप को आप सूरज मान लीजिए, उन दूल्हा दुल्हन को आप मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो इसके चारों तरफ भी तो चक्कर लगा रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं परिक्रमा गति। कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमा गति। लेकिन ये परिक्रमा गति कर कैसे रही, ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही है। कितने दिनों में, 365 दिन में करती है। लेकिन एक्चुअल टाइम 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और आपका 46 सेकंड। मोटा मोटा मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि 365 दिन प्लस 6 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, 1 साल पूरा करती है या सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी के कारण आने वाले 4 वर्षों में, जी हां, अगले 4 वर्षों के बाद क्या आता है, एक लीप वर्ष आ जाता है। लीप वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष जिसमें
365 का साल ना हो, बल्कि 366 दिन का एक साल बने। यानी कि एक ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन ना होगे, कितने दिन हो जाएं? 366 दिन। तो उसी को कहते हैं हमारा लीप वर्ष। यानी कि इस समय पर फरवरी के महीने में, जी हां, फरवरी के महीने में 29 दिन हो जाते हैं। 28 की फरवरी नहीं होती है, 29 की फरवरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कितना हर साल, एक साल में सूर्य का परिक्रमा करती है, कितने दिन में? 365 दिन और लगभग 6 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 6 घंटे के अंदर। तो 4 साल लगा लूं, मान लीजिए, अरे 4 साल लगा लूं ना, 6 घंटे, तो 6 चौक 24, और 24 घंटे का तो एक दिन बैठ जाता है ना, तो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। कोई समस्या तो नहीं है, यहां तक होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने आसान भाषा में समझा रहा हूं, इसमें क्या समस्या है यार? ये छठी क्लास के टॉपिक्स है ना। अगर एनसीईआरटी में देखो आप, छठी क्लास या 7वीं क्लास में टॉपिक, छठी क्लास में करवा रखा है आई थिंक, ठीक है ना। एनसीईआरटी को आप देखिएगा। चलिए, इन्हीं से हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। जी हां, आप गर्मी, सर्दी, है ना, बरसात, ये सब देखते हैं ना, ये किसका कारण है? इसी का कारण है, परिक्रमा गति का कारण। आई बताऊंगा, सब्र रखिएगा कैसे होती है ये, ठीक है ना। इन्हीं से दिन की अवधि भी आपको पता है यार, सर्दी हो जाएगी तो दिन की अवधि छोटी हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी तो दिन की अवधि बढ़ जाएगी। दिन की अवधि मतलब दिन बड़े होने लग जाएंगे गर्मियों में, और सर्दियों में दिन छोटे होने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, ये आने वाली वीडियो में, अगले टॉपिक में मैं समझाऊंगा। तो बकायदा आप 2 टॉपिक और 2 वीडियो और रह गई हैं, उसके बाद हमारा एस्ट्रोनॉमी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वहां आपको विस्तार से बता देंगे अक्षांश और देशांतर के रूप में कि कैसे ऋतुएं हमारी परिवर्तित होती हैं। फिलहाल जरा समझिए कि परिक्रमा गति से होता है ये सब। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात। जी हां, ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं, यानी कि लगातार 6 महीने दिन और लगातार 6 महीने रातें। और अक्षय झुकाव होता है इसका कारण। जी हां, क्यों, क्या कारण होता है? अक्षय झुकाव। रीजन क्या है? क्योंकि ध्रुवों पर 6 महीने तक प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, जिसके कारण 6 महीने क्या रहता है? रात, और 6 महीने दिन। जी हां, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। एक्चुअल दूरी आप देखोगे तो 14,95,97,900 किलोमीटर। जी हां, देख लीजिएगा, 14,95,97,900 किलोमीटर, यानी कि 14,95,97,900 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी की है सूर्य से। यानी कि हमारा ये जो सूर्य है और ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके बीच की जो दूरी है वो इतनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा इस स्थिति को कि 3 जनवरी के महीने, जब हमारा जनवरी का महीना आता है ना, तो 3 तारीख को, जनवरी को 3 महीने में क्या होता है, 3 तारीख को क्या होता है? उपसौर की स्थिति। और 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर की स्थिति। ये उपसौर और अपसौर होता क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, तो इसको भी समझो। क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के दीर्घवृत्त आकार में चक्कर लगा रही है, ना कि गोलाकार में। गोलाकार लगाती तो शायद चारों तरफ क्या होता, दूरी बराबर होती, यहां पर भी दूरी बराबर, यहां पर भी दूरी बराबर, लेकिन ये लगा रही है दीर्घवृत्त आकार में। किसके आकार में लगा रही है? दीर्घवृत्त आकार में। तो ये रहा हमारा क्या, सूरज, और ये हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो एक टाइम पे तो पृथ्वी की दूरी सूर्य से बहुत दूर हो जाती है, और एक टाइम पे बहुत ज्यादा नजदीक। तो सूर्य से जब पृथ्वी निकटतम होती है, तो सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी की स्थिति को, जब ऐसी स्थिति बने कि सूर्य के पृथ्वी बहुत ज्यादा निकट आ जाती है, उसे उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता है। लेकिन ऐसी स्थिति जो पृथ्वी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होती है, सबसे ज्यादा दूर होती है, उसे कहते हैं हमारा क्या, अपसौर, जो कि 4 जुलाई को होता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इसको कहते हैं दीर्घवृत्त आकार। और उपसौर और अपसौर की स्थिति को मिलाने वाली रेखाओं को एपिसाइड रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ फास्ट, ठीक है, इतना। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां पर तो आपने एक चीज नहीं समझ में आ रही है आपको, कि देखिए भैया 3 जनवरी को कैसी स्थिति है, उपसौर की, यानी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं भारत में क्या है, भारत में तो ठंड पड़ती है, या उत्तरी गोलार्ध में आप जितने भी देश देखेंगे उसमें क्या है, ठंड पड़ रही है। अरे
सिद्धांत कहता है, सामान्य सिद्धांत के सूरज के सबसे ज्यादा निकट है पृथ्वी, तो ऊष्मा ज्यादा मिलनी चाहिए, ऊष्मा ज्यादा मिलनी चाहिए तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ये तो अपोजिट हो रहा है। इसलिए अपोजिट हो रहा है क्योंकि यहां पर एक विशेष सिद्धांत लागू है। लागू क्या है, जरा देखिए जरा फास्ट। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी, और ये पृथ्वी के क्या है, ध्रुव। तो ये हो गया हमारा दक्षिण ध्रुव और ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव। लेकिन जरा देखिए कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को ये हमारा अगर ऐसे बांट के देखोगे तो सूरज का प्रकाश तो पृथ्वी के केवल एक हिस्से पे पड़ रहा है ना, तो सूरज का प्रकाश पड़ रहा है इस वाले हिस्से पे, ठीक है ना, इस वाले हिस्से पे। इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहेंगे और लगातार ये कितने टाइम तक रहेगा, 6 माह तक रहेगा। जी हाँ, 6 महीने तक दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहने वाला है। जबकि उत्तरी ध्रुव पर, ये उत्तरी ध्रुव है, यहां तो हमारा प्रकाश पहुंचने ही नहीं वाला। इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, 6 महीने रात रहेंगी ध्रुवों पर। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा भी है यहां पर जो क्या करते हैं, तिरछी किरणें पहुंचती हैं। और आपको पता है कि सीधी किरणें पहुंचेंगी तो ऊष्मा ज्यादा मिलेगी और तिरछी किरणें पहुंचेंगी तो तापमान हमारा कम होता है। इसके कारण भारत भी हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश आते हैं वहां पर क्या रहेगा, ठंड रहेंगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, जनवरी के महीने में। और इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाली स्थिति देखोगे ना, तो ये वाली स्थिति बनती है ऐसे करके कि ये क्या है हमारा, ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव और ये है हमारा उत्तरी ध्रुव। और अगर मैं इसको भी ऐसे करके मतलब एक रेखा बनाऊं तो आप जरा देखिए इस समय पर क्या है, उत्तरी ध्रुव के अंदर, जी हाँ उत्तरी ध्रुव पर ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, सॉरी माय मिस्टेक, ये हमारा क्या है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव। तो इसका मतलब उत्तरी ध्रुव पर क्या हो रहा है, अब 6 महीने तक लगातार दिन होंगे। सबसे ज्यादा जो सूर्य ताप प्राप्त हो रहा है कहां पर हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये सूर्य से दूर जरूर है लेकिन उसके बावजूद यहां पर क्या होगा, गर्मियों का मौसम होगा, गर्मियां होंगी। क्यों, क्योंकि सूर्य ताप प्राप्त हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए 4 जुलाई के बाद आप देखते होंगे कि जुलाई के मौसम में क्या है, गर्मियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा टॉपिक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।